गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपनी 9th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है उसका 6th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? उत्तक। ठीक है, हम 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि जिसका नाम क्या था? जीवन की मौलिक इकाई। ओके, तो अगर किसी ने नहीं देखे तो उसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। और आज से हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपके जो इस बार का सिलेबस है उसके अंदर भी है ये। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है ये टिश्यू, क्या होते हैं। कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने पिछले अध्याय में। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे जो हैं कोशिकाओं के बने होते हैं। ये हमने पढ़ लिया बेटा। जितने भी सजीव हैं वो क्या हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा जीव हो, चाहे वो छोटा पौधा हो, चाहे वो बड़ा पौधा हो। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक कोशिका होती है उसमें सारे कार्य वो एक अकेली कोशिका करती है। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा है, अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा क्या होता है? उसकी गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन लेने की क्रिया, या गैस या विनिमय, यानी कि गैस आदान प्रदान होता है ना, जैसे श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैसीय विनिमय। उत्सर्जन क्रिया जो होती है अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, ये सारे कार्य अमीबा में सिर्फ उसी एक कोशिका द्वारा होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं? इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव है वो लाखों कोशिकाओं के बने हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? जो लाखों कोशिकाएं थी उनका एक ग्रुप एक विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, वो उसी कार्य को कर सकता है और किसी को नहीं। उसका दूसरा ग्रुप होगा जो वो एक अकेला कोई और विशिष्ट कार्य कर सकता है। ठीक है, और दूसरे नहीं कर सकता। इस तरीके से बटे होते हैं उसमें। ठीक है, तो प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों, ठीक है, ग्रुप द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य का ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्यों में देखो बेटा, मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। जो तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं वो सारी क्या करती हैं? संदेशों को हमारे शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो रक्त और ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। ठीक है, आगे जो रक्त है बेटा वो क्या करता है? ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को का वहन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि रक्त ही हमारे शरीर में पूरे हर भाग तक जाता है, तो हर भाग तक हर चीज़ें पहुंचाने का कार्य भी कौन करेगा? रक्त करेगा। ठीक है, अब पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं जो क्या करती है? भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। पौधों में जैसे ये है बेटा। ठीक है, तो जो ये वाला जिसको हम तना बोल देते हैं, बड़े पेड़ों में ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा मोटा होता जाता है। तो इसमें क्या है? एक तरीके के नलीकार पाइप से होते हैं, जिसमें से भोजन ऊपर जाता है, जल ऊपर जाता है और भोजन पौधों में नीचे आ पाता है। ठीक है, अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। तो ठीक है, श्रम मतलब क्या होता है? काम। तो क्या होता है? जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें काम का बंटवारा होता है कि कौन सी कोशिकाएं कौन सा कार्य करेंगी। ठीक है, एक ही कोशिका सारे कार्य नहीं करती है। ठीक है, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, दक्ष मतलब होता है निपुण होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। ठीक है, जो एक प्रकार का कार्य करती है वो एक समूह के अंदर ही रहती है। जैसे कि 7th क्लास के में जितने बच्चे हैं वो 7th में ही बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं उसको 9th में बैठा देंगे, किसी को 12th में। ठीक है, तो 7th के 7th में ही बैठेंगे। तो इस तरीके से शरीर के अंदर जो कोशिकाएँ एक तरह का कार्य करती है वो एक ही जगह पर होती हैं। ठीक है, एक शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। तो देखो, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे उत्तक क्या होते हैं, तो यहाँ से हमें वो लाइन पता चलती है। उत्तक क्या होते हैं बेटा? कोशिकाओं का वह समूह। ठीक है, कोशिकाओं का वह समूह उत्तक कहलाता है, जो क्या करता है? एक निश्चित कार्य करता है एक निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट समूह के द्वारा। ठीक है, ये क्या समझोगे तुम इसको? उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं का या विशिष्ट कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशिष्ट कार्य संपन्न करता है शरीर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? उत्तक। दोबारा सुनो, उत्तक क्या होता है? उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसके द्वारा क्या होता है? कोई भी एक विशिष्ट कार्य संपन्न किया जाता है। या फिर आप ऐसे लिखो, शरीर में कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा
यहाँ पे देखो, ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब बेटा देखो, जिस प्रकार का कार्य होगा उसी प्रकार का क्या होगा, इनका आकार होगा, संरचना होगा। ठीक है। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं लंबी थी क्योंकि शरीर के पूरे भागों तक उनको पहुंचना होता था संदेश के लिए। ठीक है। रक्त है, फ्लोएम है, पेशी ऊतक के क्या है, उदाहरण है। ठीक है। ये सब क्या है, ऊतक के उदाहरण, यानी कि ये जो ऊतक है ये क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। अब रक्त भी एक प्रकार की क्या है, कोशिकाओं का समूह है, ऊतक है ये रक्त। ऊतक क्या है, बस इतना याद रखो, ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं शरीर के अंदर। जैसे कि क्या है, रक्त हो गया, रक्त क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा है, इसके कार्य के आधार पर ये एक फ्लो, लिक्विड के जैसा, द्रव के जैसा है जो आसानी से हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वे कोशिकाएं जो क्या हैं, आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो एक ही तरीके का कार्य करती है उनकी आकृति भी एक जैसी होती है। ठीक है। और वो एक स्थान पर ही इकट्ठा रहती हैं और एक साथ ही मिलकर क्या करती हैं, कार्य संपन्न करती हैं। अब क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने हैं? अब हमने ये तो जान लिया कि हमारे शरीर में जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं जो समूह में बटी होती हैं अलग अलग। ये कोई कार्य कर रही है, ये कोई कार्य, ये कोई। ठीक है। अब ये जानना है क्या इसी तरीके से जो जंतु और पौधों की ऊतक हैं, इन सबको हम क्या कहेंगे, इन समूहों को ऊतक बोलेंगे। क्या पौधों में और जंतु में एक ही जैसे ऊतक पाए जाते हैं? तो बेटा देखो, आइए हम इन विभिन्न ऊतकों की संरचना और उनके कार्यों की तुलना करते हैं। कार्यों की तुलना के आधार पर वो बटे हुए हैं। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान है? तो समान तो नहीं है। क्या दोनों समरूप कार्य करते? तो कार्य भी समरूप नहीं करते। दोनों में क्या है, स्पष्ट अंतर होता है। पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी कि एक ही स्थान पर रहते हैं, गति नहीं करते। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होंगे। अब उनको एक स्थान पर खड़े रहना और सीधे खड़े रहना है, टूटना तो है नहीं, मुड़ना तो है नहीं। तो क्या होता है, उनके अंदर उस तरीके की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है या उस तरीके का ऊतक पाया जाता है जो उसको क्या करता है, सहारा प्रदान करता है सीधे खड़े रहने में। ठीक है। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय क्या होते हैं, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ध्यान देना बेटा, जो सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं प्राय किसके बने होते हैं, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है। अभी तक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं, क्या क्या, ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह होते हैं। ठीक है। और वो एक विशिष्ट कार्य करते हैं सभी। और दूसरा जो क्या नाम है, जंतु और पादप कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। ठीक है। जैसे कि पहला, पौधे स्थिर होते हैं तो उनको सहारा प्रदान करने के लिए क्या होता है, मृत कोशिकाओं का एक के समूह होता है। ठीक है। या फिर मृत कोशिकाओं के वो बने होते हैं। कौन? वे ऊतक जो क्या करते हैं, पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। वो किस प्रकार की कोशिकाओं का समूह है? हमने पढ़ा ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह है। तो जो ऊतक सहारा प्रदान कर रहा है पौधे को, वो किस प्रकार की कोशिकाओं का समूह है? तो वो मृत कोशिकाओं का समूह है। ठीक है। जो मृत कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, उनके वो एक स्थान पर इकट्ठी है जो उसको क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं पेड़ को। यानी कि जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, मृत कोशिकाओं का बना हुआ है। ठीक है। दूसरी ओर जंतु क्या करते हैं, भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। अब तुम्हें समझ में आया? देखो, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो एक स्थान पर खड़े रहते हैं। लेकिन जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते क्यों? उनका भोजन वो खुद नहीं बनाते, उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने भोजन के लिए, अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ती है। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। तो देखो, पौधे तो एक जगह पर खड़े हैं तो उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। और आसानी से भोजन बना लेते हैं वो अपना। लेकिन जो जंतु होते हैं उनको तो अपने क्या होता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर भटकते फिरना पड़ता है भोजन के लिए। तो उन्हें क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। जंतुओं के अधिकांश ऊतक क्या होते हैं, जीवित होते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा, पौधों में क्या था, मृत ऊतक होते थे। ठीक है। लेकिन जो जंतु हैं, जंतु के अंदर अधिकतर जो ऊतक है वो कैसे हैं, जीवित है। पौधों के अंदर मृत क्या कर रहे थे, उसको सहारा प्रदान करने का कार्य कर रहे थे ना। लेकिन जंतुओं को तो ऐसा कोई सहारा नहीं चाहिए। ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में मृत जो ऊतक है पाए जाते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। ठीक है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है।
पौधों की जो वृद्धि होती है, देखो पौधों की वृद्धि कुछ ही अक्षेत्रों में सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे उत्तक कुछ अक्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों को के उत्तकों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जंतु हैं और पौधे हैं, उनके बीच क्या होती है, वृद्धि के प्रतिरूप एक भिन्नता है। ठीक है, क्या है, जंतु के जो जैसे अब तुम अपने आप को ही लगा लो तो तुम्हारे पूरे शरीर का विकास होता है, ठीक है, लेकिन जो पौधा होता है क्या होता है, उसके कुछ ही हिस्सों का विकास होता है, सभी का विकास नहीं होता इतना ज़्यादा, कुछ का विकास कुछ हद तक जाकर रुक जाता है। जैसे कि तुमने देखा होगा जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है और वो क्या होता है, ऐसे फैलने लगता है, फल वगैरह इन सब का विकास होता है उसमें। तो क्या हुआ कि पौधों में जो है वृद्धि कुछ ही हिस्सों की होती है, सभी हिस्सों की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जंतुओं में सभी की होती है। तो इसीलिए पौधों के अंदर क्या है, उत्तकों को उसके वृद्धि के आकार पर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जब भी वृद्धि होती है, हमने अपनी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोशिका, पुरानी कोशिका क्या होती है, विभाजित होती रहती है, ऐसे फिर 4 में हो गई, इस तरीके से उसका आकार बढ़ता चला जाता है, तो वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होने के लिए कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो पेड़ों में क्या हो रहा है, कम वृद्धि हो रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, विभाजन भी बहुत कम होगा। तो विभाजन क्षमता के आधार पर, ठीक है, तो विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों में क्या है, वर्गीकरण किया गया है। तो उसको हम पढ़ते हैं, वृद्धि अथवा विभज्योतक और तथा स्थायी उत्तक। तो 2 वर्गों में बांटा गया है उसको, वृद्धि के आधार पर उत्तकों को, किसमें, पौधों में। ध्यान से सुनो, उत्तक जो है 2 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, वृद्धि के आधार पर पौधों में उत्तकों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो क्या है, वृद्धि बोलो या विभज्योतक उत्तक बोलो, ठीक है। वृद्धि मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजित हुई होगी इसलिए इसका नाम विभज्योतक उत्तक भी है। और दूसरा है स्थायी उत्तक, यानी कि जो विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है, वो स्थायी रहते हैं। तो 2 तरीके के उत्तक हो गए। तो जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, ठीक है। वो हमेशा क्या होते हैं, एक निश्चित सीमा नहीं होती कि इस हाथ का ही विभाजित होंगी कोशिकाएं। पूरे शरीर में क्या होता है, कोशिका विभाजन चलता रहता है और शरीर की वृद्धि होती रहती है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है, ठीक है। जो अंग होते हैं या अंग तंत्रों की संरचनात्मक संगठन यानी कि संरचना है, जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में बहुत ज़्यादा विशिष्ट होती है और सीमित होती है, ठीक है। यह मूल अंतर जीवधारियों के 2 महत्वपूर्ण समूहों में जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, ठीक है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में, ठीक है। उनकी जो संरचना है वो क्या करती है उनको, अब देखो मनुष्य किस तरीके का दिखता है और जो पौधे हैं वो किस आकार के दिखते हैं, तो इन दोनों में क्या है, ये अंतर है उनके आकार के अंदर। वो क्यों है, क्योंकि उनके कार्य ही अलग अलग हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वो एक जगह पर खड़े रहते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो उनके जो अंग हैं शरीर के, वो क्या हैं, अलग अलग रूप के हैं और विशिष्ट कार्य करते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं, ठीक है। तो जो उनकी संरचना है, शरीर का स्ट्रक्चर है, वो इस उस पर बनता है आधार पर कि कौन से, मतलब जंतु क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए जाते हैं, पौधे एक स्थान पर रहते हैं, तो उसके हिसाब से उनके अंग तंत्रों को यानी कि उनके अंगों का निर्माण होता है, ठीक है, उनको उस प्रकार अनुकूल बनाते हैं वो। जटिल जंतुओं और पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर बेटा क्या क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप चाहो तो पढ़ लो। पानी भर दिया, प्याज ली, ठीक है, 2 प्याज ली, दोनों को क्या किया, जारों पर एक एक प्याज रख देते, दोनों जारों के ऊपर, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया। कुछ दिनों तक प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं, मूल मतलब जड़ों की। पहले दूसरे तीसरे दिनों में मूल की लंबाई माप लेते, फिर दूसरे जार में एक प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज मूलों की लंबाई का 5 दिन तक निरीक्षण करें और उनमें हम प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप यहाँ लिखें, ठीक है। तो तुम्हें देखो यहाँ पर दिखाया गया है बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ देखो, हमने क्या पढ़ लिया कि जो उत्तक हैं क्या होते हैं, फिर उत्तक क्या होते हैं वो पढ़ लिया, जंतु
अब दो तरीके के होते हैं उत्तक, जंतुओं में पाए जाते हैं और पौधों में। अब हम पढ़ रहे हैं पौधों के अंदर दो प्रकार के उत्तक होते हैं, वृद्धि उत्तक या विभज्योतक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो पौधों के उत्तक थे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पौधों के हम विभज्योतक उत्तक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि विभज्योतक उत्तक क्या है, यानी कि वृद्धि उत्तक क्या है। तो हमने दो जार लिए, दोनों में क्या रखा, प्याज को रखा, जिसकी क्या थी, कुछ जड़ें थी, मूल जिसको बोला था, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इनके जो जड़ हैं इनमें वृद्धि होती है या नहीं। 4-5 दिन तक हमें इसको ऐसे ही क्या करना है, देखना है। ऊपर के निरीक्षण को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसी जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबाई, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या उसमें वृद्धि रहती है, या हम जार 2 में रखी प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देंगी। हमें ये देखना है कि जब हमने ऊपरी हिस्से को काट दिया क्या तब भी वृद्धि हुई, ठीक है, या बिना काटे वृद्धि हो रही थी, क्या हो रही थी। तो देखो, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। मतलब पौधे के जिस हिस्से में ये विभज्योतक उत्तक पाए जाएंगे उसी हिस्से की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऐसे उत्तकों को क्या कहा जाता है, विभज्योतक उत्तक, ठीक है। क्या कहा जाता है, विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक किस भाग में स्थित है, विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जैसे ये पौधा है, अब इस पौधे के जिस जिस हिस्से में विभज्योतक उत्तक पाया जाएगा उसी हिस्से की क्या होगी, पौधे की वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जो विभज्योतक है उसके पाए जाने के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन सा है, शीर्षस्थ उत्तक, जो कि क्या होगा, पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाएगा। दूसरा कैम्बियम पार्श्वीय भी बोलते हैं इसको, और कैम्बियम उत्तक भी, ठीक है। तीसरा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया, हम उसको डायग्राम में देखेंगे। विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह क्या करती हैं, विभज्योतक की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो, पेड़ के अंदर क्या है, 3 तरीके का 3 जगह के आधार पर या 3 क्षेत्रों के आधार पर विभज्योतक उत्तक को बांट दिया है। कि जो विभज्योतक उत्तक है पौधों में जो पा रहा है वो कहाँ है, सबसे पहले तो शीर्षस्थ यानी कि पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, जहाँ से तुम देखते होंगे पौधे की वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, ठीक है। तो उसको हम शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक कहते हैं। यहाँ पर कोशिका विभाजित होती रहती है और पेड़ की लंबाई बढ़ती रहती है। दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक, ठीक है। और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। ध्यान दो, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट जो कि कहाँ पाया जाता है, जहाँ से ये निकलती हैं कलियाँ, ठीक है। फिर पार्श्व विभज्योतक जो कि क्या करता है, यहाँ पर पाया जाता है इस तरीके से। अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। प्रोह के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, ठीक है। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले, जिन जिन जड़ भी क्या होते हैं, नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं, ठीक है, और तने भी क्या ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, तो वहाँ पर ये विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो कुल मिलाकर जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। अब तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। जो पौधा होता है ये उसका क्या होता है बेटा, तना होता है, ठीक है। तो तने की वृद्धि में कौन काम करता है, पार्श्व विभज्योतक या फिर कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है इस तरीके से, ऐसे पहले पतला सा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, पार्श्व विभज्योतक, ठीक है, या फिर कैम्बियम विभज्योतक जो कि ये देखो, ये इसको मोटाई प्रदान करता चला जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक। कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं, पर्व संधियों जो कि देखो ये निकलती हैं यहाँ से, ऐसे यहाँ पर पाए जाते हैं ये, ठीक है। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। अब देखो, विभज्योतक की जो उत्तक है उसकी कोशिकाएं क्या होंगी, ज़्यादा क्रियाशील होंगी, ज़्यादा एक्टिव होंगी, क्योंकि क्या होती है, ये शरीर की वृद्धि कर रहे हैं तो ये क्या करेंगी, ज़्यादा क्रियाशील होंगी, ज़्यादा कार्य करेंगी, मतलब, ठीक है। अब जैसे ये देखो, जब तुम्हारे पेपर होते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गए, क्रियाशील हो गए, ज़्यादा काम करोगे। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, और ये कार्य करने के लिए उनके पास क्या होती है, कोशिका द्रव्य,
ठीक है, बहुत अधिक कोशिका द्रव्य यानी कि जो बीच में भरा होता है, और पतली सी कोशिका भित्ति होती है, बहुत पतली सी, और स्पष्ट केंद्रक होता है बीच में, ऐसा नहीं है कहीं कहीं तक फैला हुआ है। ठीक है, उनके पास रसधानी नहीं होती। अब यह ध्यान देना, जो विभज्योतक उत्तक होते हैं उनके पास रसधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों को संज्ञान ले सकते हैं। रसधानी का क्या कार्य था बेटा? जो शरीर के अंदर सामान था या बनता था कुछ भी, तो उसको इकट्ठा स्टोर करके रखते थे वो शरीर के अंदर, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते थे। तो इसका तो कुछ ऐसा कार्य ही नहीं, इसका तो क्या है, लंबाई करने का, विभाजन, कोशिका विभाजन वाला इसका कार्य है। तो कोशिका विभाजन के लिए तो क्या होना चाहिए, कोशिका भित्ति अच्छी होनी चाहिए, केंद्रक अच्छा और कोशिका द्रव्य, फिर इसका धीरे धीरे विभाजन होता रहेगा। इसमें रसधानी हो या ना हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाओं में कोई अवशिष्ट पदार्थ वगैरह नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, स्थायी उत्तक। हम विभज्योतक उत्तक पढ़ चुके हैं, स्थायी उत्तक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।